उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मोहदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का नाम है रमना। यह तारीख थी 13 नवंबर 2025 की सुबह करीबन 9 बजे और दो जो नौजवान लड़के हैं जो इस गांव के मेन रोड से गुजरते हैं। तभी वह देखते हैं कि एक झाड़ी पर बड़ी मात्रा में खून फैला हुआ है और वो जो खून है और वो धब्बे हैं वह सड़क से लेकर अंदर झाड़ियों तक जा रहे थे। उनके मन में है जो एक जिज्ञासा आती है कि क्यों ना इनको जो देखा जाए। जब जाके वो झाड़ियों में देखते हैं तो इनके पैरों तले से जो जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन झाड़ियों में एक महिला की एक डेड बॉडी पड़ी थी और उस महिला के शरीर से काफी मात्रा में खून बह चुका था। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस महिला के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये दोनों लड़के हैं जो चिल्ला कर आसपास के कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उनमें से कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि पुलिस को कॉल कर देते हैं और कुछ देर बाद हमीरपुर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्कल ऑफिसर जिले के एसपी और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी वो बुला लेते हैं। सवाल यह था कि आखिरकार ये महिला कौन है, इनकी जो इतनी बेरहमी से हत्या की गई थी और किसने की थी। तमाम सवालों को जो जवाब है जो हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इंसाफ खान और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इंसाफ डीलर। दोस्तों, जो घटना है यह है हमीरपुर जिले के एक गांव लगता है रमना। पुलिस को सबसे पहले इस डेड बॉडी की जो पहचान करनी थी कि आखिर ये महिला कौन है और इसके पास में कोई भी आईडी प्रूफ है जो नहीं मिलता है। ना ही इनका मोबाइल था, ना कोई पर्स वगैरह, और ऐसा लग रहा था कि कातिल ने बड़ी सातियाना तरीके से इसको अंजाम दिया है और सारी चीजें वहां से हटा दी हैं। सबसे पहले पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ करते हैं कि शायद गांव का कोई इस महिला को जानता हो, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति इस महिला को पहचानने से इनकार कर देता है, जिससे साफ हो गया था कि इसकी हत्या कहीं और की गई है और इसकी डेड बॉडी को यहाँ पे सिर्फ फेंका गया है। इस डेड बॉडी की जो गांव के लोग हैं वो फोटो ले लेते हैं और सोशल मीडिया पर फोटो को वायरल कर देते हैं। जब ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो जाता है तो 2 दिनों के बाद यानी 15 नवंबर 2025 को पुलिस के पास एक कॉल आता है और इस व्यक्ति का नाम था राजेश और कहता है कि सोशल मीडिया पर जो एक फोटो सर्कुलेट हो रहा है उसमें वह महिला है जो मेरी बहन है। और पुलिस बिना देरी के इस व्यक्ति को और इसके परिवार के बाकी लोगों को पुलिस स्टेशन बुला लेती है। उस व्यक्ति को उस लड़की को पहचान लेने के बाद राजेश नाम का व्यक्ति पुलिस से कहता है कि अगर कोई और नहीं बल्कि इसकी बहन किरण है, अब यहाँ से डेड बॉडी की जो शिनाख्त है वो हो चुकी। लेकिन अभी भी इसको यह मालूम था कि आखिर किरण की हत्या किसने की और क्यों की। पुलिस को किरण के बारे में अब जानकारी जुटाती है और मालूम चलता है कि मोहदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में रहने वाली है और 1 साल पहले ही जो किरण की जो शादी है वह विनोद के नाम से हुई है, जो कि सीआरपीएफ का एक जवान है। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही किरण के पति की तरफ से दहेज की डिमांड हो रही थी और वो एक ब्रेजा कार और 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था, जिसके चलते वो किरण के साथ मारपीट करता था और इसी के चलते किरण अपने मायके में वापस आ गई थी। अब पुलिस का जो सबसे पहले शक है वो किरण के पति पर जाता है विनोद की तरफ, क्योंकि वहां पर वो मोटिव भी था और हत्या के कुछ संकेत भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। क्योंकि किरण के घर वालों का कहना था कि कुछ दिन पहले ही किरण के ससुराल वालों ने जहर देकर किरण को मारने की कोशिश की थी, तो सारे संकेत हैं वो किरण के पति की तरफ इशारा कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले पुलिस उनके घर पहुंच जाती है और वहां पर बारीकी से जो पूछताछ होती है। जिस दिन किरण की हत्या हुई थी उस वक्त विनोद अपनी ड्यूटी पर था। इसके साक्ष्य भी पुलिस को मिल जाते हैं और विनोद के बाकी घर वाले भी अपने घर पर ही मौजूद थे। सारे सबूत, सारे गवाहों के आधार पर पुलिस को यह मालूम चल जाता है कि इस केस में किरण के ससुराल वालों का कोई भी हाथ नहीं है। कोई भी ऐसा एविडेंस या प्रूफ पुलिस को नहीं मिला जिससे विनोद और उसके परिवार के ऊपर पुलिस शक कर सके। अब इसी दौरान किरण की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है और जिसमें मालूम चलता है कि 12 नवंबर 2025 रात तकरीबन 12 बजे के बीच में होगा किरण की हत्या हुई थी। अब कार्यवाही में आगे पुलिस सबसे पहले किरण की सीडीआर यानी कॉल डाटा को निकालती है और उसमें पुलिस को
मालूम चलता है कि 12 नवंबर 2025 की रात 8 से 10 बजे के बीच किरण ने एक नंबर पर कई बार कॉल किया था। पुलिस जब उस नंबर की जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर तैनात अंकित यादव का नंबर है। थोड़ी और छानबीन करने पर पुलिस को यह मालूम चलता है कि किरण ने अपने पति विनोद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का जो केस पुलिस में किया हुआ था और उस केस का जो इंचार्ज था वो ही अंकित यादव नाम का सब इंस्पेक्टर ही था। तो सबसे पहले तो पुलिस को यह लगता है कि जांच पड़ताल के कारण इनमें आपस में कोई बात हुई होगी। इसके बाद पुलिस उस इलाके के सीसीटीवी कैमराज हैं उनको खंगालना शुरू करती है जहां पर डेड बॉडी मिली थी। और यहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात है कि पुलिस सामने आती है। पुलिस देखती है कि 12 नवंबर 2025 की रात को किरण एक गाड़ी में बैठी हुई एक कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी और उस गाड़ी के नंबर की जब छानबीन की जाती है तो वह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर अंकित यादव की थी जो किरण के केस को हैंडल कर रहा था। अब सबसे पहले लास्ट कॉल उसमें अंकित को किया था तो यह पुलिस को मालूम चल जाता है और उसके बाद जो किरण है वह लास्ट टाइम अंकित यादव के साथ ही देखी गई थी, यानी कि इस केस में अंकित यादव का एक अहम रोल था। इसी के चलते पुलिस सीधा अंकित यादव के पास पहुंच जाती है और सबसे पहले उनसे पूछा जाता है कि 12 तारीख को क्या किरण उसके साथ ही, जिसमें वो साफ साफ इनकार कर देता है कि वो मेरे साथ नहीं। हालांकि उसने 12 तारीख को मुझे कॉल जरूर किया था, वो कॉल भी इसलिए किया था मैं उस केस की छानबीन कर रहा था। अब पुलिस को यहाँ पर एक बात तो सच मालूम चली कि उसने लास्ट टाइम किरण से बात की थी, लेकिन एक बात अंकित यादव ने झूठ बोली कि वो 12 तारीख की रात को किरण के साथ नहीं था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। और इसी के आधार पर जो पुलिस का शक है वो अंकित यादव के खिलाफ थोड़ा और गहरा हो जाता है। लेकिन बिना सबूत के किसी पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं था, इसलिए पुलिस किरण और अंकित यादव की मोबाइल लोकेशन निकाल लेती है जिसमें साफ साफ मालूम चल रहा था कि 12 तारीख की रात करीब 8 बजे से 12 बजे के बीच किरण और अंकित यादव की मोबाइल लोकेशन सेम जगह की थी। तो यहाँ से साबित हो रहा था कि लास्ट टाइम जो किरण है वो अंकित यादव के साथ ही थी और इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस अंकित यादव को गिरफ्तार कर लेती है। सब इंस्पेक्टर अंकित यादव को गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे तीखे सवाल पूछे जाते हैं तो उस रात वो किरण के साथ क्या कर रहा था, आखिर बार उसने किरण को क्यों कॉल किया था। किरण की जो सीडीआर में भी यह पाया गया था कि उससे पहले 4 व 5 महीनों में अंकित यादव और किरण के बीच में घंटों घंटों बातें होती थी। यह बातें कई बार दिन में तो कई बार रात में, जिससे साफ हो रहा था कि ये लोग किस केस में रिलेटेड बातें तो नहीं करते थे। जब सारे सबूत अंकित यादव के सामने रखे गए तो वह टूट गया और उसने पुलिस को कहा कि 12 नवंबर 2025 की रात उसकी किरण से बात हुई थी और किरण उससे मिलने आई थी और मिलने के बाद वो हाईवे पर घूमने के लिए चले गए थे और उसके बाद तकरीबन 11-12 बजे के बीच में उसने किरण सिंह की जो हत्या करके उसकी डेड बॉडी को रमना गांव के सड़क किनारे झाड़ियों में फेंका था। लेकिन सवाल यह उठ रहा था कि जो सब इंस्पेक्टर किरण सिंह के केस की जांच कर रहा था उसने किरण सिंह की हत्या क्यों की, हत्या के पीछे का कारण क्या था। तो इस पर अंकित यादव जो बातें बताता है यहाँ से पूरी कहानी साफ हो जाती है। दरअसल 2023 में अंकित यादव ने यूपी पुलिस में एज ए एसआई की पोस्ट पर ज्वाइन किया था और 2024 में अंकित यादव की जो पोस्टिंग है मोदा थाना क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में हुई थी और 2024 में ही जो है किरण सिंह है यह अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस करने के लिए थाने में गई थी। वहां पर इसकी मुलाकात है अंकित यादव से हुई थी और जो किरण सिंह है वो इस केस और उनकी छानबीन करने के लिए भी अंकित यादव को ही अपॉइंटमेंट किया गया था। इसी दौरान अक्सर जो अंकित यादव है वो किरण से मिलता था। किरण देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, कहीं ना कहीं वो अकेली भी थी और इसी के अकेलेपन का मजबूरी फ़ायदा अंकित यादव उठाता है और वो धीरे धीरे उसके करीब आने लग जाता है। पहले तो केस के सिलसिले में किरण से फ़ोन पे बात करता था, लेकिन देखते ही देखते एज ए फ्रेंड किरण से बात करना शुरू कर देता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते दोस्ती है जो उनके प्यार में बदल जाती है।
क्योंकि जो किरण है वो अपने पति की सताई हुई औरत थी और उसे एक साथी की तलाश थी, और उसे अंकित यादव में वो साथी दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद अंकित यादव शादी करके अपने घर बसा सकता है। कुछ महीनों की बातचीत के बाद किरण पूरी तरीके से अंकित यादव के प्यार में डूब चुकी थी। इनका प्यार है जो इतना गहरा हो चुका था कि किरण व अंकित यादव से अपने कुछ प्राइवेट मोमेंट्स भी शेयर किया करती थी, जहां किरण को यह लग रहा था कि अंकित यादव उसका जीवन साथी है। वहीं जो अंकित यादव वो केवल टाइम पास के तौर पर ही किरण के साथ रिश्ता निभा रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही किरण यह समझ चुकी थी कि अंकित यादव केवल उनके साथ टाइम पास कर रहा है। एक दिन उसे अंकित यादव से कहा कि मैं अपने पति विनोद जो सीआरपीएफ में कांस्टेबल था उसे तलाक देकर तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो अंकित यादव ने साफ साफ मना कर दिया, जिस पर किरण और अंकित ने कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ भी केस करूंगी कि तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरे साथ जो शारीरिक संबंध बनाए हैं, मेरा शोषण किया है, और इसके चलते तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। अब किरण की इन बातों से जो अंकित यादव है वो काफी डर जाता है, और इसी डर के चलते वह अब एक खौफनाक प्लान बनाता है। 12 नवंबर 2025 को रात करीब 9 बजे के बीच में किरण को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि आज हम अपनी शादी वाली बात से फाइनल करेंगे। किरण समझ रही थी कि शायद अंकित अब इसकी बातों से कन्विंस हो गया है, वह मिलने के लिए चली जाती है। पहला अंकित यादव है जो उसे प्यार से समझाता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, इस बात के लिए जिद मत करो। लेकिन किरण है जो मानने को तैयार नहीं थी, और अंकित अपनी गाड़ी में एक चाकू और एक लोहे की जो रॉड है उसको साथ में लेके आया था। वह पहले से ही प्लान बनाकर आया था कि किरण अगर मान गई तो ठीक है, वरना उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। क्योंकि किरण के ऊपर उनके केस भी हो सकता है, उसकी नौकरी भी जा सकती है, और एक भारी रोड से वो किरण के सर पर हमला करता है और उसका गला भी दबाता है, और उसके बाद चाकू से उसके ऊपर कई बार वार कर देता है ताकि उनके जिंदा बचने की कोई भी चांस ना रहे। और उसके बाद किरण के मोबाइल ले लेता है और उसके पर्स, आईडी प्रूफ वगैरह सब ले लेता है, साथ ही उनके सारे कपड़ा भी जो उतार देता है ताकि किसी भी तरीके से उसकी जो शिनाख्त ना हो सके। इसके बाद वो उसे रमना गांव के रास्ते ले जाता है और गाड़ियों में ले जा करके उसकी शव को झाड़ियों में फेंक देता है, और अपनी गाड़ी से अच्छे से धोता है गाड़ी को ताकि वो कभी पकड़ा ना जाए। लेकिन कातिल चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, चाहे वह पुलिस वाला ही क्यों ना हो, अगर उसने कत्ल किया है तो वह जरूर पकड़ा जाता। और इस केस में भी हमें ऐसा ही देखने को मिला। कहीं ना कहीं हम पुलिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम सबसे पहले जो पुलिस को ही विश्वास करते हैं, लेकिन अगर वही पुलिस वाले ही हमारी रक्षा करने की बजाय अगर वो ही हमें दरिंदगी का अंजाम देने लग जाए तो अब हमें कहाँ पर जाकर के जो विश्वास करना होगा। इसमें जो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। जो भी हम कहानी बनाते हैं अपने जो समाज को जागरूक करने के लिए बनाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है। और आपको फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा।